दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी जीएस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने थियरी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट और मॉडल पेपर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट तैयार किया है। मतलब अगर आप थियरी पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप पहला वीडियो क्लिक करेंगे तो सारी जो थियरी है जो आपके सिलेबस में है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप मॉडल पेपर लगाना चाहते हैं तो पहला मॉडल पेपर देखिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, अब तक कुल मिला के 24 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं। और आज का जो ये मॉडल पेपर है ये 25वां है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतिहास के प्रश्नों से भरा हुआ है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं दोस्तों कि आपको धैर्य रखना है। कहते हैं ना कि धीरज धर मित्र अरु नारी, तो आपद काल परखि अहिचारी। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आप धैर्य खो देते हैं, आप घबरा जाते हैं, फिर आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। मतलब आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी घट जाती है। ठीक है, तो आपको अपनी मेमोरी बनाए रखना है, इसलिए पेशेंस रखिए। जो कुछ भी पढ़िए शांत मन से और सॉलिड पढ़िए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज या कल में या फिर एक दो दिनों में आपके जो एलटी ग्रेड के एडमिट कार्ड हैं दिसंबर माह के 6 और 7 तारीख के, वो आ जाएंगे। और फिर आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है। अभी भी जब ये मैं मॉक टेस्ट आपके लिए बना रहा हूँ तो लगभग 10 दिन का समय आपके पास है। और लगभग यहाँ पर कम से कम मैं आपको 5 से 7 मॉक टेस्ट और कुछ थ्री की क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और सारी चीज़ें देखते रहिए, सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। ऐसे प्रश्न यूपीपीएससी में खूब पूछे जाते हैं, खासतौर से यही प्रश्न रिपीट होता रहता है। मैंने कई बार देखा है कि ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा है, दीन पना, बुलंद दरवाजा और अलाई दरवाजा। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि कौन सा पहले बना, कौन सा उसके बाद और क्रम से। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों ये सबसे पहले बना है। ठीक है, और इसके बाद बनता है अलाई दरवाजा, फिर दीन पना और फिर बुलंद दरवाजा। यानी कि सही क्रम आपका बनेगा 1 4 2 3। और ये जो क्रम है दोस्तों ये दिया गया है विकल्प डी में, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो विकल्प डी है। बात करें दोस्तों, अगर 2.5 दिन का झोपड़ा ये 1192 में बना था, अलाई दरवाजा बना था 1311 में, दीन पना 1533 में और बुलंद दरवाजा 1601 में। दोस्तों आपको बता दें कि जो तराइन के युद्ध हुए थे, 2 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पर? अजमेर, राजस्थान में। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और अजमेर में सबसे पुराना जीवित स्मारक भी है, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दीन पनाह के बारे में। तो ये एक शहर था, हालांकि एक स्मारक और एक शहर दोनों था। और ये जो दीन पनाह नामक शहर था या फिर स्मारक, स्मारक क्या है? एक शहर बनाया गया, उसके बीच में एक इमारत थी जो कि दीन पनाह के नाम से जानी जाती थी। तो मुगल बादशाह हुमायूं ने बनवाया था इसे 1533 ईस्वी में। बाद में शेरशाह सूरी ने दीन पनाह को अपनी राजधानी बनाया था और इसका नाम रखा था शेरगढ़। बुलंद दरवाजा दोस्तों बनवाया गया था अकबर के द्वारा और इसे बनवाया अकबर ने 1601 में। यह दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और अलाई दरवाज़ा ये मिलेगा आपको दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में और इसको बनवाया गया था 1311 में। किसके द्वारा बनाया गया था? खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सारे क्रम याद रखिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। जब ये क्लास खत्म करेंगे तो उसकी जानकारी मैं आपको बीच में दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? अलबरूनी, फैजी, ईसरदास नागर और खाफिका ये लेखक हैं और आगे किताबों के नाम लिखे गए हैं। इसमें से केवल एक युग्म सही है। ठीक है, तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? जैसे कि अलबरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, ये तो आपका सही है, लेकिन अकबरनामा फैजी ने नहीं लिखी है। मिराते मसूदी ईसरदास नागर की रचना नहीं है। खाफी खान ने आलमगीर नामा नहीं लिखा है। मतलब यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये आपका उत्तर है। तो अगर हम जानना चाहें कि अकबरनामा आखिर किसने लिखा है तो आपको बता दें कि अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। वहीं पर दोस्तों मिराते मसूदी ये जो किताब है ये एक दस्तावेजी किताब मानी जाती है, जिसमें गाजी सैयद सालार मसूद की बायोग्राफी है और इसे जहांगीर के समय का एक लेखक है जिसका नाम है अब्दुल रहमान चिश्ती, उसने इसको लिखा है। और ईश्वरदास नागर की जो किताब है उसका नाम है फुतुहाते आलमगीरी। ठीक है, इसके बाद भी याद करें तो जो आलमगीर नामा है यह मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की किताब है। और मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम इसने जब आलमगीर नामा लिखा था तो इसमें क्या वर्णन किया था उसने? आलमगीर नाम से जाना जाता है औरंगजेब को।
तो औरंगजेब के शासनकाल का पहले 10 वर्ष का वर्णन मिलता है आपको आलमगीरनामा में, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई है। चीज़ें बिल्कुल रट के रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हाल ही में आरओ की परीक्षा में आया था कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक खंड का इतिहास है। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या बनेगा, अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने। इसका जो तीसरा खंड है इसमें अकबर के शासनकाल के बारे में वर्णन मिलता है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ पीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे। तो देखो याद रखना कि जो सूफी संत थे लाहौर के मियाँ पीर, ये कादरी सिलसिला को फॉलो करते थे, ठीक है, और ये संबंधित थे किससे, तो जहांगीर से। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश के मुसलमानों का सही कालानुक्रम क्या है। ये प्रश्न आरओ 2023 की परीक्षा जो कि 11 फरवरी 2024 को हुई थी में पूछा गया था। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत सैयद वंश भी आता है, और इसमें जो शासक का क्रम है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि बात करें खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में, तो इसमें सही क्रम क्या बनेगा। देखो दोस्तों, इसमें सही क्रम बनेगा सबसे पहले खिज्र खान, इसका शासनकाल है 1414 से लेकर 1421 तक। फिर आता है मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक। फिर आता है मोहम्मद शाह 1434 से 1445, और अलाउद्दीन आलम शाह ये अंतिम शासक हुआ 1445 से लेकर 1451 तक, ठीक है ना। तो खिज्र खान ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। खिज्र खान 1414 से लेकर 1421 तक ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली का सुल्तान रहा। तो खिज्र खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी, और ये जो खिज्र खान था, हालांकि ये स्थापना तो किया था इसने, शासक भी यही था, लेकिन इसने कभी भी खुद को नाम के आगे सुल्तान या शासक नहीं लगाया था। इसने खुद को तैमूर के सेनापति के रूप में शासन किया था। इसने कहा था कि भैया मैं शासक नहीं हूँ, मैं तैमूर का सेनापति हूँ। बात करें मुबारक शाह के बारे में, तो खिज्र खान के बाद मुबारक शाह जब राजा बना तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण की ली थी। इसका समय रहा था 1421 से लेकर 1434 तक। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक रहा, तो मुबारक शाह के बाद शासक बना था। और अलाउद्दीन आलम शाह ये 1445 से लेकर 1457 ईस्वी तक सैयद वंश का यह अंतिम शासक था। और सैयद वंश के बाद क्या शुरू होता है, लोधी वंश शुरू होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत का जो वंश है उसका जो क्रम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, आपको बताना है कि कथन और कारण में क्या संबंध है। जैसे कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, ये कथन आपका करेक्ट है। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित होते थे, ये भी आपका सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अब संवाद कौमुदी का जो पहला प्रकाशन हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो था ये 4 दिसंबर 1821 से स्टार्ट हुआ। और ये कहाँ से छपता था, तो कोलकाता से, जो कि एक बंगाली साप्ताहिक था, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है यह टेबल्स पर आधारित है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछता है यूपीपीएससी। तो सूची 1 और सूची 2 ये बिल्कुल रट लीजिएगा, आरओ का पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। फुतू उस सलातिन, आगे देखिए यहाँ पर क्या है ना कि लेखक का नाम है, राइटर का नाम है, आगे जो बुक का नाम है आपको मैच कराना है। फुतू उस सलातिन फिरोज शाह तुगलक, फुतुहात फिरोज शाही, तो ये आपका मैच हो गया। तारीख़ फिरोज शाही, ये आपका मैच हो गया। खज़ैन उल फुतू, ये आपका मैच हो गया। और फुतू उस सलातिन, ये आपका मैच हो गया। यानी कि अगर हम बात करें तो फुतू उस सलातिन का लेखक कौन है, अब्दुल मलिक इशामी। फुतुहात फिरोज शाही लिखी गई है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्वयं। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, और खज़ैन उल फुतू अमीर खुसरो की रचना है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। रानी रुद्रमा के बारे में आपने बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन आजकल ना एक नया ट्रेंड चल रहा है कि क्या हो रहा है ना कि यूपीपीएससी कुछ ऐसे प्रश्नों को खोज के ला रहा है जिनको अगर आप इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फिर एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा, देखो बहुत आसान होता है। 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। पहला तो ये कि जो पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि जो PYQs हैं,
वो आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और जो सामान्य तथ्य हैं, जो कि सबको पता होते हैं, ये भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये दो चीज़ें आपको, सारी मेहनत आपको PYQs में और जो सामान्य तथ्य हैं उनमें करनी है। बाकी सब में सबकी हालत एक जैसी होती है। कोई नया प्रश्न आएगा तो केवल आपके लिए नहीं, वो तो डिपेंड करता है 22 लाख की सामने वाला व्यक्ति पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन उसे मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं, और फिर उसमें से आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं भी आपका गेस सही भी हो सकता है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ये चीज़ें आपको पता हैं तो आप गेस कर ले जाते हैं सही। लेकिन अगर ये चीज़ें गलत हुई, पूछे गए प्रश्न और जो सामान्य तथ्य हैं ये गलत हुए ना, तो फिर प्री नहीं निकलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं के आधार पर जो अननोन क्वेश्चंस आते हैं उनको हम गेस करके आगे बढ़ते हैं और बहुत आराम से आपका जो प्री है वो क्लियर हो जाता है। और यही वजह है कि जितने भी सामान्य जनरल फैक्ट हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों आपको ये भी पता है कि LT ग्रेड में केवल 30 प्रश्न होते हैं, तो मैं आपको बहुत डिटेल में, और आपकी क्लासेज भी तो बहुत जल्द शुरू हुई हैं, लगभग नवंबर में ही आपकी क्लास शुरू हुई है, लगभग 23 या 24 अक्टूबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हुई हैं। तो इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें फिर भी पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपकी थियरी और आपके जो मॉडल पेपर हैं, जो आपके PYQs हैं, सारे मैं करवा रहा हूँ, बशर्ते कि आप रोज़ 1 घंटा पढ़ें। ठीक है, तो रुद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ये आपका कथन सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। ये गलत है, केवल पहला कथन आपका यहाँ पर करेक्ट है। रानी रुद्रमा का जो शासनकाल है वो 1259 से लेकर 1289 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि बुरहान उल मुल्क सआदत खान अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो ये आपका करेक्ट है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में हिस्सा लिया था, ये भी आपका करेक्ट है, यानी कि दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। दोस्तों, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। कई बार इसका नाम केवल सआदत खान लिखा रहता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। पूरा नाम इसका सआदत खान बुरहान उल मुल्क था। और दिल्ली में एतमादुद्दौला और हैदर खान के साथ मिलकर इसने जो सैयद बंधु थे, विशेषकर हुसैन अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। सैयद बंधु के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं इस पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपको दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप पे मैं डाल दूंगा और इस पर एक छोटा सा लेक्चर भी करूंगा, क्योंकि ये जो सैयद बंधु हैं ये कभी किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के साथ सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। अभिकथन आपका सही है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं था। तो मतलब यहाँ पर जो अभिकथन है सही है, कारण आपका जो है ये गलत है। तो केवल आपका यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। तो यह सत्याग्रह सीमित क्यों रखा गया था? इसका उद्देश्य युद्ध के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने, लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने और शांतिपूर्वक कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का अवसर देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में है कि वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे और न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी करते थे। तो दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। दोस्तों, न्यू इंडिया नाम की जो साप्ताहिक पत्रिका थी इसका प्रकाशन कौन करता था? बिपिन चंद्र पाल। लेकिन न्यू इंडिया के नाम से एक पत्रिका और निकलती थी, डेली निकलती थी, जिसका संपादन करती थी कौन? एनी बेसेंट। तो दोनों याद रखना, जो साप्ताहिक पत्रिका थी संपादक उसके बिपिन चंद्र पाल थे, जबकि जो डेली पत्रिका आती थी न्यू इंडिया उसके संपादक एनी बेसेंट थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करें और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो फर्रुखसियर, जहांदर शाह, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। आपको पता है कि औरंगजेब के बाद शासक कौन बना था? औरंगजेब की डेथ कब होती है? 1707 में होती है। उसके बाद जो शासक बना वो कौन था? बहादुर शाह था। इसका शासन जो था वो 1707 से लेकर 1712 तक रहा। इसके बाद दोस्तों कौन राजा बनता है? तो जहांदर शाह बनता है 1712 से लेकर 1713 तक। इसके बाद फर्रुखसियर जो है राजा बनता है, और फर्रुखसियर का जो समय है दोस्तों ये कब से कब तक है? तो ये 1713 से लेकर 1719 तक रहा। फिर आता है आपका मोहम्मद शाह, 1719 में राजा बनता है और ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो यहाँ पर जो क्रम बनेगा क्या बनेगा? 3 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा, फिर 4 बनेगा। ठीक है, ये क्रम आपका बनेगा।
बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712, जहांदर शाह 1712-13, फर्रुखसियर 1713 से 1719, रंगीला बनता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। तो ये आपका क्रम बनेगा, ठीक है ना। अगला कथन है कि जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, ये करेक्ट है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में अवस्थित था, ये भी करेक्ट है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। दोस्तों, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में किया था। जौनपुर में सरकी काल के दौरान उसकी सांस्कृतिक उन्नति, शिक्षा और वास्तुकला में प्रगति के कारण इसे सिराज हिंद भी कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें गलत है। तो पंजाब के विलय के बारे में देखते हैं। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, ये कथन सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गए हैं, ये भी कथन सही है। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड, ठीक है। तो विकल्प डी उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, डी आपका करेक्ट होगा। और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था, याद रखिएगा। पंजाब का जो विलय हुआ था ये दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद किया गया था। आपको पता है ना कि जो अंग्रेज और सिखों के बीच पहला युद्ध हुआ था यह 1845 से लेकर 1846 तक हुआ, 1845-46 में। इसके बाद जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ है वो 1849 में होता है। और इसी युद्ध के बाद यानी कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के संदर्भ में विचार कीजिए। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, करेक्ट है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, ये गलत है। पत्नी का नाम गीतावली नहीं था बल्कि रत्नावली था, ठीक है ना। तो मतलब पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, ये आपका उत्तर है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1511 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था, ये बिल्कुल करेक्ट है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए ले आए थे, ये भी आपका सही है। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या भी है। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है। दोस्तों, जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश तो ये जो है पूरा एक प्रांत कहा जाता है, ठीक है। अब जो प्रांत हैं उनको जिलों में विभाजित किया गया है, छोटे छोटे जो जिले बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इनको कहते थे विषय। देखो, जो यहाँ पर भूखती थी, गुप्त काल में जो भूखती थी, वो वर्तमान में जो प्रांत होता है जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसके समकक्ष थी। इसके बाद दोस्तों जो विषय बनाए गए, विषय जो था वो जिलों को कहा जाता था। वर्तमान में जो जैसे कि जिले होते हैं ना, उनको तब कहते थे विषय। फिर जैसे कि ब्लॉक होते थे, ठीक है, ब्लॉक या तहसीलें जो होती हैं हमारी, उनको कहते थे तब वी थी। और ग्राम तो आप समझ रहे होंगे। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, भूक्ति विषय वी थी ग्राम। ये रट लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली जो जनगणना हुई थी तो डिपेंड करता है, 1881 से पहली 10 की जनगणना शुरू हुई थी नियमित तौर से। इसके बाद जनगणना होती रही है, लेकिन इसके पहले एक अनियमित जनगणना करवाई गई थी 1872 में। तब शासन किसका था, लॉर्ड मेयो का था, ठीक है। और 1881 में लॉर्ड रिपन था, ये आप याद रखना। तो यहाँ पर क्योंकि लॉर्ड रिपन का नाम ही नहीं है तो लॉर्ड मेयो आपका करेक्ट होगा, विकल्प सी ये आपका करेक्ट है। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऐसे प्रश्न किसी को याद वाद नहीं रहते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप गैस करिए या फिर आप इनको रट के जाइए। जैसे कि लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयोग की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो क्रम है वो क्रमशः 1, 2, 3, 4 ही है। लेक्स लोकी अधिनियम ये अस्तित्व में आया था 1860 में। बंगाल टेनेंसी अधिनियम आया था 1885 में। आयोग की सहमति अधिनियम 1891
और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। ये इसका सही क्रम है, क्रमशः 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर लेखक के नाम और किताबों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं, ये आपका करेक्ट है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो किताब है इसके लेखक हैं जेएम कीन्स, ये भी सही है। एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मेडल हैं, ये भी आपका करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के लेखक कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स हैं, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। तो सुमेलित नहीं है, तो ये आपका जो है आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये जो किताब दोस्तों ये लिखी गई है 1817 में। किसने लिखा था? डेविड रिकार्डो ने लिखा था। इसके अलावा बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, तो इनकी कुछ किताबें बहुत ही चर्चा में हैं। एक तो ये किताब काफ़ी चर्चा में रहती है, दास कैपिटल, ये बहुत चर्चा में रहती है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है, जैसे कि एक और किताब है दास कैपिटल और कैपिटल, दोनों किताबें कार्ल मार्क्स की हैं। इसके अलावा देखेंगे आप तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इन्हीं की किताब है। ऑन द जेविश क्वेश्चंस बाय कार्ल मार्क्स, ये किताब ही कार्ल मार्क्स की है। द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन, ये किताब भी कार्ल मार्क्स की ही है। इसके अलावा और भी किताबें हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इनको भी। और देखो दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप में जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं। एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता और जीडीसी के लिए आपका पेड ग्रुप चलाया जा रहा है। तो इसमें आपको जीएस और करंट के सारे नोट्स दे दिए गए हैं। अभी लगभग बहुत सारे जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनके मॉडल पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको ग्रुप में डाले जाते हैं। इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक ग्रुप बना रहेगा। हालांकि पहले इसकी जो फीस थी वो 499 रुपये थी, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। अब मात्र 299 रुपये देकर ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मीरात सिकंदरी पुस्तक के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, 2 कथन हैं। मीरात सिकंदरी, तो पहला कथन है कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज की सुख समृद्धि का वर्णन है, करेक्ट है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। और मीरात सिकंदरी, ये जो किताब है लिखी गई है सिकंदर इब्न ए मोहम्मद के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के बारे में, कि पहला कथन है कि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, लॉर्ड कर्जन, और कलकत्ता निगम अधिनियम की स्थापना, ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। बात करें तो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वो 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा की थी। कब किया था? कलकत्ता निगम अधिनियम घोषणा 1899 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन भी किया था। तो ये सारी चीज़ें संबंधित है लॉर्ड कर्जन से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत के दौरान तीसरे क्रम पर आता है? तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो दिल्ली सल्तनत का वंश है तो उसको आपको रट के रखना है। कैसे ये रटेंगे आप, आगे बता रहा हूँ मैं आपको ट्रिक। लेकिन ये बताइए कि जो तीसरे नंबर पर आता है वो कौन सा आता है? सैयद राजवंश, तुगलक, गुलाम वंश या फिर लोधी वंश? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश, ठीक है, इससे हम गुण याद कर लेते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक रहा गुलाम वंश। इसके बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है, तो हम इसको याद कर लेते हैं 1290 से लेकर 1230 तक, और यही सबसे कम समय तक रहा था। तो ये दूसरे क्रम पर आ गया। तीसरे क्रम पर आ रहा है तुगलक वंश, यानी कि आपका जो उत्तर बनता है यहाँ पर विकल्प भी बनेगा तुगलक वंश। ये तीसरे क्रम पर आता है दिल्ली सल्तनत में, और इसका जो शासन है वो 1320 से लेकर 1414 तक रहा। तो गुड़ खा, अब हम त से क्या याद रखेंगे? तसला याद रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों सैयद वंश, ठीक है। तो सैयद वंश ये 1414 से लेकर किस में आता है? 1451 तक, ठीक है। तो हम इसको याद कर लेते हैं। ये देखिए, त से क्या हो गया? तुगलक वंश, स से क्या हो गया? आपका सैयद वंश, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट में आपका लोधी वंश। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, गुड़ खा तसले में, ठीक है। तो गुड़ खा तसले में मतलब यहीं से क्लियर हो जाता है। गुड़ मतलब आपका हो गया गुलाम वंश, और इसके बाद खा यानी कि खिलजी वंश, ठीक है, और त यानी कि तुगलक वंश, स यानी कि सैयद वंश,
और ल यानी कि लोधी वंश, गुड़ खा तसले में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किसका शासन रहा था? तो अभी मैंने आपको बताया था मात्र 30 साल तक शासन रहा था खिलजी वंश का। विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगर हम अन्य राजवंशों को देखें तो तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक यानी कि 94 वर्ष तक समय रहा था। सबसे ज़्यादा समय इसी का है, तुगलक वंश का, जो कि तीसरे क्रम पर आया था। ये 94 साल तक रहा। सैयद वंश आता है तो 37 साल तक, मतलब खिलजी वंश से थोड़ा सा ज़्यादा, 7 साल। लोधी वंश ये लगभग 75 साल तक रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, ताम्र पाषाण युग की जो बस्तियां हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, इसमें कहीं गुजरात का नाम आता है? नहीं आता है, मतलब गुजरात में नहीं पाई जाती हैं। और दूसरा बात है कि अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद ये बनास घाटी गुजरात में स्थित है। तो बनास घाटी दोस्तों गुजरात में है ही नहीं है, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। यानी कि पहला कथन आपका करेक्ट है। दूसरा, ये गुजरात लिख दिया ना, बनास घाटी तक तो सही था, ये अगर राजस्थान होता तो सही होता, तो ये आपका गलत है। केवल पहला कथन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों बात करें, अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद ये बनास घाटी में दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित हैं। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है, जिसके कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताम्र पाषाणिक स्थल अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है, ये करेक्ट है। गिलुंद से तांबे के टुकड़े भी मिले हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका मतलब दोनों कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों कथन आपके करेक्ट हैं, ठीक है ना। दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं आहार संस्कृति के बारे में, जिसका समय माना जाता है 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में। तो आहार सभ्यता हड़प्पा से पहले की नहीं है, बल्कि यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन यानी कि समान समय की मानी जाती है। यह राजस्थान में स्थित एक ताम्र पाषाणी सभ्यता है, जबकि हड़प्पा को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता माना जाता है, जिसका उदय लगभग 3300 ईसा पूर्व हुआ था। आहार संस्कृति लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास पनपी थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका हड़प्पा का समय माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का, ये समय कब से कब तक होता है? तो लगभग 3300 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो ये सभ्यता है आहार संस्कृति, माना जाता है कि यह 2100 से 1500 के बीच में रही थी। तो ये जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल किस जगह से संबंधित हैं? मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली। यहाँ पर नौदा टोली आप पकड़ चुके होंगे, यह मध्य प्रदेश में है, तो यहीं से ये बाकी चीज़ें भी आप ले लेंगे। तो इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ये आपका उत्तर विकल्प बी बनेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नौदा टोली ये मध्य प्रदेश के खरगोन में है। इसका उत्खनन करवाया गया था HD सांकलिया के द्वारा। यहाँ पर क्या मिला था? मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। गुलाम वंश का समय 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था। यद्यपि वो एक वंश के नहीं थे, तो जो गुलाम वंश हैं उन्हें मामलुक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी थे तो तुर्क, लेकिन इनके माता पिता अलग अलग थे, स्वतंत्र थे, तो इसीलिए कहते हैं मामलुक वंश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया गया था? तो कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसको पहला अधिकार पत्र मिला था कि जाओ भारत में व्यापार करो? ये थी आपकी लिवेंट कंपनी। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था, जल मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था। तो लिवेंट कंपनी को पहले अधिकार मिला था, लेकिन यह स्थल मार्ग से मिला था, जबकि समुद्र मार्ग से द गवर्नर एंड इंडियन ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, बड़ा लंबा हो गया ना, यही आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ठीक है ना।
दोस्तों बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 2 कथन दिए गए हैं, कुरान ख्वाह और लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, करेक्ट है। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण था, ये भी सही है। तो दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। तो ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, ये मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, आप ये बताएंगे कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 26 होगा वो इसी प्रश्न से स्टार्ट होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर आप 9452252260 ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें हेल्प लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू।